मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहला विज़िट है मेरा डीजीपी बनने के बाद। तो बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं हमारी जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग्स हुई हैं और उनमें कंप्लेंट्स के बारे में जो हमारे जनसाधारण की दिक्कतें हैं उनको हल करने के बारे में समय पे उनकी सुनवाई हो। एक बड़ी पहल रोहतक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये फैसला हमने किया है कि रोहतक को और एक गुड़गांव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सेफ सिटी कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको प्लान करके और महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने का एक प्रयास इन दो शहरों में करेंगे और स्टेबलाइज होने के बाद फिर बाकी सब ज़िलों में, बाकी शहरों में उसको रोल आउट किया जाएगा। तो इसमें जो हमारी एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ऑटोज़ हों, टैक्सीज़ हों, तो उनके अंदर जब हमारी महिलाएं चलती हैं तो उनको एक सेफ्टी का एहसास उनको होना चाहिए, उसको मजबूत करना। उसके लिए हमें उन ऑटो यूनियंस हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी के जो उबर ओला जैसी ये सर्विसेज हैं गुड़गांव में, कुछ यहाँ भी प्राइवेट टैक्सीज़ हैं, उनके साथ मिलकर के काम करना है और उसको ट्रैवल के दौरान महिलाओं को कोई असुरक्षा की भावना ना हो तो उस पे काम करना है। और इसी तरीके से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हमारे यहाँ पे IIM है रोहतक, और जो भी हमारे कॉलेजेस हैं उनके बाहर वहाँ पे जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे महिलाओं को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को उनको इकट्ठे एक जगह पे बड़ी तादाद में वो इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई जाए। CCTV कैमरास वहाँ पे हम प्राइवेट या पब्लिक सहायता से उनको लगवाएं और उन जगहों को सिक्योर करना। इसी तरीके से ईटिंग जॉइंट्स हैं जहाँ पे शाम को और लेट आवर्स में भी महिलाएं जाती हैं परिवार के साथ भी और कई बार अकेले भी, तो उन पे भी एक फोकस रहेगा। और हमारी जो लेडी पुलिस हैं, जो लड़कियां हमारी पुलिस में काम करती हैं, उनको एक कुछ CVs में भी रह करके उनको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं और ऐसे लोग जो महिलाओं के लिए दिक्कत करते हैं उनको उनके विरुद्ध एक्शन लेना। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे सुझाव आए हैं, उन सुझावों पे एक बार सब विचार करके और इनको लागू करना। तो लॉइटरिंग की एक समस्या है, बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे 25-30 की उम्र में जो युवा वर्ग है उसमें इकट्ठे ग्रुप बना के खड़े हो जाना और उनकी एक समस्या हो जाती है वो महिलाओं के लिए, तो उस पे भी काम करना। और ऐसे लोग जो बिना वजह मार्केट्स में या दूसरी जगह भीड़ करके और एक असुरक्षा की एक वातावरण बनता है उससे, उसको भी रिजॉल्व करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो रोहतक के लिए हम आज से उसको इस पे फोकस बढ़ाएंगे। और पर या जो भी अधिकारी उनको उनकी जांच करते हैं उनसे अगर कोई असंतुष्टि है तो उसको इस ग्रुप की मदद से ऐसी शिकायतों की जांच करवा करके उस पे फिर प्रभावी कार्रवाई करना। तो ये एक प्रयोग शुरू किया है रोहतक पुलिस ने और बाकी सब ज़िलों में भी बड़ा मुद्दा है। वेलफेयर में हमें अपनी जो फोर्स है उनको काम, आप जानते हैं कि 24 घंटे का काम रहता है, तो उनकी वीकली ऑफ उसको सुनिश्चित करना। उनको घर में पारिवारिक समस्याएं भी हो जाती हैं तो उनको डील करने के लिए छुट्टी की समस्या नहीं आनी चाहिए, ये भी एक प्रायोरिटी रहेगी। और साथ साथ जो हमारे कर्मचारी हैं जो
कच्चे कर्मचारी जिनको हम कहते हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स, जिनकी सैलरी स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, उनके जो बच्चे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, और वो करके उनको प्राइवेट सेक्टर में या अपने स्तर पर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बनाना, उनको उनके लिए रोज़गार के अवसर देखना, ये सब हमारी जो वेलफेयर यूनिट्स हैं जो हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में भी हैं, उनके अलग AIG और IG हैं, तो वो इस पे काम शुरू किया है। तो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, अब कोई आपके जहन में कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी के लिए ये जो फीडबैक का सिस्टम, और उसमें मुख्य मुद्दा एक ही है कि सुनवाई अच्छी होनी चाहिए। सुनवाई बढ़िया हो गई और उसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो गई तो बहुत सारी दिक्कतें हल हो जाती हैं। तो इसी दिशा में हमने आगे बढ़ना है। जहाँ तक रिज़ल्ट्स की बात है जो आपने कही, तो हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमारी जो मैन पावर है, चाहे वो पुलिस की हो या वो रोडवेज़ के हमारे कर्मचारी हों या हमारे बिजली के कर्मचारी हों, ये बहुत काबिल है, और इनकी सरकारी मशीनरी बहुत अच्छी काबिल मशीनरी है, और इनको समय पे उनको रिसोर्सेज, उनकी गाइडेंस, उनकी मेंटरिंग और अच्छी लीडरशिप उनको मिले तो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी देते हैं। तो ये इसमें समस्या कभी नहीं आती। उसमें हमें सबको मिलकर के एक टीम की तरह से काम करना है, और वो हम यहाँ भी करेंगे और उसके अच्छे नतीजे आएंगे। और जहाँ तक छवि की बात है, जब काम हम बेहतर करते हैं, जितना हमारी अचीवमेंट्स बढ़ती हैं तो मोराल भी बढ़ता है, और मोराल के साथ साथ छवि भी बेहतर होती है। तो वो ज़रूर होगी, और आप सबकी उसमें बहुत महत्वपूर्ण आपका रोल है। जो मीडिया है, आप चौथा स्तंभ हम सब कहते हैं, और वो सच्चाई है। बहुत इम्पॉर्टेंट आपका काम है और बहुत बखूबी आप उसको करते भी हैं। और मेरी उसमें यही आपसे एक अपील रहेगी कि जो अच्छे काम हैं उनके बारे में भी हम बढ़िया तरीके से उसको हाईलाइट करें, ताकि नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी सबके सामने आएँ, जनता आपके रीडर्स के सामने आएँ। जी, मैंने आपको बताया कि जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है, लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज़ बनाने का काम है, ये लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन क्या, ये तो मीडियम रन में करीब 3-4-5 महीने के बाद इसमें हमारी इतनी कैपेबिलिटी होगी कि हमें बाहर की जो फोर्सेस हैं उन पे हमारी जो निर्भरता है वो बहुत कम होगी। चाहे वो RF हो या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको हम चाहेंगे कि हमारी अपने बूते पर हरियाणा पुलिस उनको डील करे। तो वो स्थिति कन्विक्शन का जो वजह है, उसमें बहुत सारी ऐसी वजह होती हैं जिनकी वजह से एक्विटल होते हैं। उसमें एक मुख्य मुद्दा होता है कि कंप्लेनेंट्स और गवाह, वो अब डिले इतना हो जाता है ट्रायल में कि उनका जो तब तक पंचायती तरीके से फैसले हो जाते हैं या उसमें हॉस्टाइल हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, तो वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जिन केसेस में गवाह भी कायम है, शिकायतकर्ता भी कायम है, अपनी गवाही भी देता है, और उनमें किसी न किसी वजह से अगर एक्विटल होता है, तो उसमें ये फैसला हमने किया है, मैंने सभी अधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि ऐसी जजमेंट्स को हमने स्टडी करना है। उनके जो ग्राउंड्स हैं, जिनके आधार पे, जिन कारणों से वो एक्विटल हुआ, उनको स्टडी करना है, और भविष्य में जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें ध्यान रखना है कि वो कारण दोबारा से रिपीट ना हो। तो ये हम विजिलेंस में पिछले 2 साल में करते रहे, और उसके बड़े अच्छे नतीजे आए। उसमें हमारी कन्विक्शन रेट इम्प्रूव हुई, और जो केसेस हमारे अब 2 साल में पीछे हुए, उनके ट्रायल चल रहे हैं, उनका मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो कन्विक्शन रेट आएगी तो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि उसमें हमने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। अब आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो नए लॉज आ रहे हैं उनमें भी जो CRPC की जगह जो हमारी नागरिक सुरक्षा संहिता बन रही है, उसमें भी एक प्रावधान किया जा रहा है कि 6 साल से ज़्यादा की सज़ा जिन केसेस में है, ऐसे जो मुकदमे हैं, उनमें मैंडेटरी फॉरेंसिक साइंस की टीम स्पॉट पे जाएगी और वो साइंटिफिक उसका एविडेंस कलेक्शन का काम करेगी। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी लेके आना, वीडियोग्राफी सीन ऑफ क्राइम की,
अच्छे तरीके से हो। सीन ऑफ क्राइम टीम्स हमारे पास हैं पहले से, इनका इक्विपमेंट बेहतर देना, तो उस पर भी हमने काम शुरू किया है। तो ये सारे काम करेंगे, कन्विक्शन रेट बेहतर होगी, आई एम श्योर। और जो कुछ मुद्दे हैं जो नेशनल लेवल पे किए जा रहे हैं, जैसे जुडिशरी की जो पेंडेंसी है, वो करीब करीब 4.5 करोड़ केस हमारे देश में पेंडिंग है। हरियाणा की अगर बात करें तो 10 लाख क्रिमिनल केस आज की तारीख में पेंडिंग है। 5 लाख के करीब दीवानी और 10 लाख क्रिमिनल लोकल कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में मिला के 15 लाख की पेंडेंसी है, जो बहुत अधिक है अभी। तो इस पर हमारा फोकस है, उसमें हमारी अदालतें भी उसको देख रही हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका भी बहुत फोकस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सबके सहयोग से ये जो पेंडेंसी है ये इन ड्यू कोर्स भविष्य में काफ़ी कम होने वाली है। और जैसे पेंडेंसी कम होगी, ट्रायल का समय कम आएगा, तो जो हॉस्टाइल होने की समस्या है वो भी काफ़ी कम होगी। ये समस्या है और इसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी कोऑपरेशन की बहुत आवश्यकता होती है। ये जिला स्तर की, कुछ हद तक स्टेट लेवल की भी हैं चीज़ें, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसमें बहुत काम होने की संभावनाएं हैं। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि आपने पढ़ा भी होगा कि NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, को ये सारे जो हमारे 3-4 स्टेट्स हैं, चाहे दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा और आसपास राजस्थान है, तो ये 3-4 स्टेट्स में, क्योंकि कॉमन गैंग्स हैं इनके, और कॉमन गैंग्स हैं तो इनके लिए NIA का भी एक मेजर फोकस एरिया है। अभी उन्होंने काफ़ी केसेस टेकअप किए हैं। और हमारे जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सेंट्रल एजेंसीज़, वो भी, उनका भी बड़ा फोकस है। और इस पर आपने ध्यान किया होगा कि काफ़ी जो मेजर क्रिमिनल्स हैं उनको डिपोर्टेशन करके यहाँ पे लाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पे हम, इसीलिए उसमें जो आते ही उनको, जो मैंने ये कहा कि इसको डबल कर देते हैं। STF के जो DIG हैं हमारे इंचार्ज, अभी वो मैन पावर छांट रहे हैं, क्योंकि सेलेक्टेड आदमी चाहिए, तो छांट रहे हैं। जैसे ही जो उनमें उनकी जो भी वो लिस्ट आएगी, उन पर हम आदेश करके, चाहे हमारी पोस्ट हो चाहे ना हो, वो हमारा इंटरनल मामला है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, उस पर होता रहेगा काम, लेकिन उनकी मैन पावर रिसोर्सेज, उसमें कोई कमी नहीं है। ख़ासतौर पे जो ग्रामीण हमारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनका जो ट्रैवल का एक मुद्दा है, और वर्किंग वीमेन हैं, उनको ट्रैवल करना होता है, तो उसमें सरकार की बड़ी पहल है कि उनको फ्री ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देना। वो भी मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से चल रही होगी। और क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट में भी था, और वहाँ पे बहुत सारी बसें हमारी ट्रांसपोर्ट की, वो इसी काम के लिए एक्सक्लूसिवली रोडवेज़ की बसें लगाई जाती हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स पे बहुत बड़ा फोकस है। तो वो, और लेकिन हॉटस्पॉट्स वहाँ भी हैं। आपने जो कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जो हॉटस्पॉट्स हैं वो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। बहुत सारे जो थोड़े बड़े गांव हैं, जहाँ से 3-4 गाँवों के लिए अलग से फिर वो बड़े शहर से आके और वहाँ पे वो उतर के और फिर अपने अपने घरों में या गाँव में जाती हैं लड़कियाँ, तो वो भी हॉटस्पॉट्स हैं। तो उनको भी चिन्हित करना और वहाँ भी एक टेक्नोलॉजी की मदद से या फिज़िकली उसको सिक्योर करना, वो भी एक प्रायोरिटी का एरिया है, और उस पर भी काम करेंगे। अच्छा एक सिस्टम है। और ये जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स जो बनी हैं, इनका जो कंट्रोल रूम है, जो बड़ा एक सेटअप बनाया गया हरियाणा सरकार में, अभी उसकी मीटिंग हो गया थी, अभी 11 बजे थी, और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग थी। उसमें ये आया कि 8 मिनट 28 सेकंड का जो हमारा रिस्पांस टाइम है, और वहीं पे जो 1930 हेल्पलाइन है हमारी साइबर क्राइम की, तो वो सारी कॉल्स भी हमारे 112 के सेटअप में ही जाती हैं। और उसमें एक्सक्लूसिव डेस्क बनाई गई हैं जो साइबर क्राइम को डील करती हैं, और बैंकों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन है। तो जो सूचनाएं हमें गोल्डन आवर में आ जाती हैं, यानी जैसे आप जानते हैं कि एक्सीडेंट में एक गोल्डन आवर होता है कि एक्सीडेंट हुआ और 1 घंटे आधे घंटे में अगर पेशेंट या विक्टिम जो है वो समय पे उसको मेडिकल हेल्प मिल गई, तो उसके बचने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी साइबर क्राइम्स में भी जैसे ही इंसिडेंट हुआ, अगर वो 1930 पे कॉल करते हैं, और इसमें मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इसको पब्लिसाइज़ करें कि कोई भी साइबर क्राइम होता है तो 1930 पे आप फ़ोन करेंगे तो वो हमारे 112 के सेटअप पे जाता है,
और 112 का जो हमारा बड़ा जो हमारी ये उसका डायल 112 का कंट्रोल रूम है, वहाँ पे एक्सक्लूसिव जो 1930 की हेल्प डेस्क है, वो तुरंत उसका फॉर्म भर के और कंसर्न बैंक को रिक्वेस्ट भेज देते हैं। उनका टाई अप है बैक एंड पे, और बैंक उसको पेमेंट को स्टॉप कर देते हैं। तो उसका जो आंकड़े पिछले महीने के थे, करीब 2 करोड़ की ऐसी हमारी पेमेंट्स थी जो उनको समय पे रिपोर्ट मिली और उन्होंने तुरंत उसको रोका, और वो करीब 2-2.5 करोड़ रुपए का जो हर महीने का ये आ रहा। तो उतने जो हमारी ऑफेंसेस हैं, उतने पैसे वो तुरंत बचाने में कामयाब रहे, और बाकी जो लॉस हो जाता है उसके लिए हमें अभी बैंकों से और उनके साथ टाई अप करना है। और उसमें I4C है, नेशनल लेवल पे एक बॉडी है, जैसे हमारा 112 है, तो I4C वो भी इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे बैंकों को और हमारी जो मोबाइल कंपनियां हैं, फ़ोन कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं चारों, वो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बिना किसी लॉस ऑफ टाइम के हो जाए और हर कोई अपना रोल प्ले करेगा, तो ये क्राइम्स कंट्रोल में आए। अलग केस में अलग हो सकता है, पर हाँ 1 घंटा हम मान के चलें कि 1 घंटे के अंदर अगर सूचना वो बता के भेजते हैं तो उस पर तुरंत वो फॉर्म भर के बैंक को कम से कम पेमेंट स्टॉप का जो काम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, वो हो जाए तो फिर इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इनिशिएटिव्स हैं, मेरा मानना ये है कि जो भी अच्छा काम होता है, जिसके अच्छे नतीजे आएँ, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अधिकारी यहाँ पे SP साहब भी बैठे हैं, DG साहब भी हैं, मैं यही कहूँगा उनसे कि जो पास्ट में अच्छे एक्सपीरियंस हैं उनको एक बार फिर से रिवाइव करें, उनको जो नतीजे आए थे, कोई कमी है तो उसको दूर करें, और फिर अच्छी चीज़ें हम दूसरे ज़िलों में भी उसको रेप्लिकेट करें। कठिन होगा मेरे लिए कि उसका, क्योंकि उस प्रयोग से मैं जुड़ा नहीं था, तो उसके क्या नतीजे आए, क्या वजह रही, जिस NGOs और जो लड़कियां थी ड्राइवर, वो फिर किस वजह से उनको ये बंद करना पड़ा, तो ये सब देखना होगा। लेकिन हाँ, इसको एक बार देखने की आवश्यकता है कि वो अगर उस प्रयोग के फ़ायदे थे तो उसको हमें छोड़ना नहीं। इसमें देखिए, जहाँ भी कंप्लेनेंट है, कोई भी अगर शिकायत आती है तो उसमें मैंडेटरी है FIR करना। आप सब जानते हैं कि जैसे क्राइम अगेंस्ट वीमेन में ये लीगल प्रोविज़न है कि अगर शिकायत करता है और वो अपनी शिकायत देते हैं तो वो उस पर FIR होना मैंडेटरी है, और उसकी जो भी फॉलोअप एक्शन है, जिसमें गिरफ्तारी और वो जो भी लॉ के मुताबिक चालान होना, वो सब उसका अनिवार्य रूप से होना है। लेकिन कुछ केसेस में शिकायतकर्ता जब शुरू में जो एक्शन हो गया और उसमें आदमी को वो पकड़ लिया गया, उसने या माफ़ी मांगी, जो भी किया, तो उसके बाद अगर वो उसको परस्यू नहीं करना चाहते, तो ऐसी स्थिति में बहुत ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं रह जाते हैं पुलिस की जो टीम के पास कि उसको परस्यू कर सकें। पर हाँ, जहाँ भी हमारे पास शिकायत करता है, बिल्डिंग है, वो तो हमारी ड्यूटी है, उसको करें। इसमें बात करूँगा कि क्या इसमें हो सकता है। तो इसमें कोई, जो भी आपने एक मुद्दा उठाया, बड़ा मुद्दा है और ये स्टेट लेवल का मुद्दा है। तो इसमें गौ रक्षा, हमारी जो आयोग भी है, गौ सेवा आयोग, और बाकी NGOs हैं, और अब कानून भी है कि भाई उसमें हमें उनकी भी सुरक्षा को देखना है, रक्षा करनी है, संवर्धन और संरक्षण के लिए कानून भी बना है, तो वो भी देखना है। और जो इस तरीके की समस्याएं हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं, ये कोई अकेले पुलिस के स्तर का काम नहीं है, ये इसमें बहुत सारे अलग विभाग हैं और उन सब की मदद से ही ये समस्या हल हो सकती है।